हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अनुष्का एकेडमीज डिजिटल लाइव क्लासेस। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो संडे को 4 अक्टूबर को हमारा जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, उसके अंदर आने वाले साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन हमारा होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है साइंस एंड टेक, जहां से कि जनरली यूपीएससी टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती रही है। पिछले अगर 4-5 सालों के पेपर को हम देखें तो लगभग हमको 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो साइंस एंड टेक से देखने को मिलते हैं, और इस बार भी लगभग 12-13 क्वेश्चन जो हैं वो हमको साइंस एंड टेक के देखने को मिले हैं। इनमें भी कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन, 2-3 जनरल साइंस के क्वेश्चन भी हैं, और कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी हमको देखने को मिले। लेकिन इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो कि जनरली करंट अफेयर छाया रहता है, वो करंट अफेयर्स हमको कम देखने को मिलता है। जैसे कि सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर एक क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा ज्यादा करंट अफेयर्स पर फोकस नहीं रख करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पर यूपीएससी का फोकस रहा है, क्योंकि शायद यूपीएससी कहीं ना कहीं इस असमंजस में थी कि क्या इस 4 अक्टूबर को पेपर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से पिटीशन लग गई थी, तो उसकी वजह से क्या पता है पेपर आगे शिफ्ट हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। तो उस सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए यूपीएससी ने इस बार जो पेपर बनाया है वो कुछ इस तरीके का था कि अगर इस 4 अक्टूबर को पेपर होता है तब भी वो काम आ जाए, और अगर 2 महीने 4 महीने बाद भी पेपर होता है तब भी वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंटेम्परेरी बने रहें, ज्यादा हमको आउटडेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो ना लगे। और कुछ चीजें जो हैं वो उन्होंने कंसेप्चुअल पार्ट से भी पूछी है, ताकि ये क्वेश्चन जो है वो आउटडेटेड ना हो जाए। तो शुरू करते हैं हमारे इस पेपर का एनालिसिस। जैसा आप सभी को पता ही है कि 4 अक्टूबर को ये हमारा पेपर हुआ था, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि ये नंबर 1 पे क्वेश्चन ये था, अलग अलग सेट्स में इसके अलग अलग नंबर हो सकते हैं, बट जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए काफी इजी है, वो सेट में ढूंढ लेंगे इस क्वेश्चन को वैसे भी। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांसेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है वो जनरली रिसेंटली न्यूज में हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलती रहती है। ये खासतौर से बायोटेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट हम कह सकते हैं, जो कि हमको काफी ज्यादा न्यूज में देखने को मिलता रहता है। उसमें भी जो एक टर्म देखने को मिलता है हमको, जो कि है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, जो कि हमारे सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उस प्रो न्यूक्लियर का ट्रांसफर जो है उसकी बात करने जा रहे हैं। तो वो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर जो है वो क्या होता है, यूपीएससी का एक क्वेश्चन था। सीधे सीधे 4 ऑप्शन है, कोई स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं है। पहला है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय द डोनर स्पर्म। ये नहीं है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग जो है वो तो हमारा आईवीएफ वाला सिस्टम हो जाता है, दैट इज नॉट दी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स, ये भी नहीं है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाएगा, ये तो जीएम जो होता है हमारा जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, वो हो जाएगा हमारा, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स इनटू फंक्शनल एम्ब्रियोज, ये भी हमारा जो है वो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर नहीं होता है। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर होता है प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज इन ऑफस्प्रिंग, मतलब आने वाली जो पीढ़ी है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जो डिजीज होती है उनको खत्म कर दिया जाए। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि डायबिटीज जिसको होती है, उसके आगे आने वाली जो जनरेशन होती है, ऑफस्प्रिंग्स जो होती है, उनके अंदर भी डायबिटीज देखने को मिलती है, गंजापन जो है, बाल्डनेस जो है वो हमको देखने को मिलती है। तो इस टाइप की जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज हैं उनको अगली जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में जाने से रोका जाए, उसे हम कहते हैं प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है डी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाता है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से रिलेटेड है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या काम कर सकती है, कुछ ऑप्शन, कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो हमको दिए गए हैं, और उनमें से सही स्टेटमेंट कौन से ये हमको देखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, बिल्कुल कर सकती है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स में इलेक्ट्रिकल कंजप्शन जो है उसको कम कर सकती है। जब जरूरत हो तभी इलेक्ट्रिक कंजप्शन किया जाए, जब जरूरत ना हो तब ये ऑटोमेटिकली उसको स्विच ऑफ कर सकती है। तो इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेव हो सकती है। दूसरा, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, बिल्कुल जैसे हमारा माइंड कर सकता है, छोटी स्टोरीज खुद बना सकता है, कुछ गाने जो है वो खुद बना सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह काम करती है।
तो डेफिनेटली ये काम जो है वो भी हो सकता है। तीसरा डिजीज डायग्नोसिस, बिल्कुल डिजीज डायग्नोसिस तो आज हो भी रहा है, काफी हद तक हम इसको देख रहे हैं, मेडिकल फील्ड में ये एप्लीकेबल भी हो रहा है कि सारा का सारा डेटा जो है उसको एनालाइज किया जाता है, स्टेटिस्टिक्स के बेस पर कंप्यूटर्स जो है वो डायरेक्ट डिजीज जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी डॉक्टर को देखने की जरूरत नहीं है, किसी ह्यूमन को देखने की जरूरत नहीं है कि वो डेटा क्या कह रहा है, ये खुद ही डायग्नोस कर देता है। तो डिजीज डायग्नोसिस में बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यूज होती है। देन टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, ये काम तो वैसे गूगल कर ही रहा है, आपको पता ही है, सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही काम हो रहा है। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन गूगल खुद भी कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। और वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वायरलेस ट्रांसमिशन पर अभी काम चल रहा है, लेकिन ये अगर जैसे कुछ हमने अभी लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स में देखा है, कहीं कहीं पर हमको ये सक्सेसफुल होता हुआ दिखा भी है, लेकिन अगर ये कंप्लीटली सक्सेसफुल हो भी जाता है, एक मास लेवल पर इसका काम होने भी लग जाता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस काम को भी इजीली कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो सारे ही पॉइंट जो है वो हमको यहाँ पर सही दिखते हैं, और सारे पॉइंट जो है वो हमको यहाँ पर ऑप्शन में दिखते हैं 1 2 3 4 5। तो हमारा सही आंसर हो जाता है डी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है हमारे को डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के ऊपर। विथ रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, वीएलसी हम इसको शॉर्ट में कहेंगे, वीएलसी कोई प्लेयर नहीं है, ये वीएलसी टेक्नोलॉजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, करेक्ट के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है वीएलसी यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 टू 780 नैनोमीटर। हम बिल्कुल जानते हैं हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें भी विजिबल लाइट जो होती है, हमारी दृश्य प्रकाश हिंदी में जिसे हम कहते हैं, वो 380 नैनोमीटर से, हमने क्लासरूम प्रोग्राम में सारा डिटेल में वैसे भी डिस्कस किया है, 780 नैनोमीटर तक फैला होता है। और 380 के आसपास 375 लिखा है, तो बिल्कुल सही है ये भी। 375 से 780 नैनोमीटर तक का ही हमारा विजिबल लाइट जो है वो यूज की जाती है, मतलब यही स्पेक्ट्रम जो है वो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन में भी यूज किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। अगर आप वीएलसी के बारे में नहीं जानते हैं, बट स्टिल अगर आपको सिर्फ विजिबल लाइट की वेवलेंथ क्या होती है इतना भी पता है, तो विजिबल लाइट को कैसे कम्युनिकेशन में यूज किया जा सकता है, अगर आपको कम्युनिकेशन का थोड़ा सा आइडिया है, तब भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। आपने वीएलसी को नहीं पढ़ा है तब भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, वीएलसी इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। अब देखिए, लॉन्ग रेंज में ये नहीं काम करता है। जनरली जैसे हमारा मोबाइल सिग्नल जो है, हमारा टावर हमसे 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर दूर हो सकता है, बट वीएलसी जब काम करेगा तो जैसे हमारी लाइट है, लाइट जिस तरीके से ट्रांसमिट होती है उसी लाइट के थ्रू ही हमारा डेटा जो है वो भी ट्रांसमिट होगा। तो डेटा ट्रांसमिट होने के लिए लाइट जो है वो काफी ज्यादा इंटेंस होनी चाहिए, काफी ज्यादा डिस्टेंस तक जानी चाहिए। अब जनरली हमारी लाइट की टेंडेंसी ऐसी होती नहीं है, हम अगर एक कोई लाइट जो है, भले वो किसी भी तरह की हो, कोई एलईडी बल्ब हो, कोई ट्यूब लाइट हो, कुछ भी हो, तो हम उसको ज्यादा दूरी तक नहीं फेंक सकते, और अगर हम फेंकते भी हैं तो उसकी स्कैटरिंग होने लगती है, लाइट की स्कैटरिंग होने लगती है। जो लाइट के जो कंपोनेंट्स हैं, हमारी जो व्हाइट लाइट के जो कंपोनेंट्स हैं, जिनको कि हम विबग्योर के रूप में जानते हैं, वो धीरे धीरे स्कैटर होने लगते हैं, बिखरने लगते हैं। तो लॉन्ग रेंज के लिए इसको हम काम में नहीं ले सकते, शॉर्ट रेंज के लिए काम में ले सकते हैं। कमरे में बैठे यहाँ पर हमको विजिबल लाइट मतलब बल्ब से ही हमको अपना डेटा भी चाहिए, तो वो हम कर सकते हैं। तो शॉर्ट रेंज के लिए ये काम हो सकता है, लॉन्ग रेंज के लिए ये काम नहीं हो सकता। अब अगर आपको ये स्टेटमेंट पता है कि VLC इज नॉन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, अगर आपको इतना भी पता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो आप अगर एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो जहां पर 2 दिख रहा है आपको, वो सारे ऑप्शन आपके खत्म हो जाएंगे, आपके सामने आंसर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। बट फिर भी हम अगले ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ। बिल्कुल, ब्लूटूथ जो है वो तो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है, बहुत छोटी बैंडविड्थ है उसकी 2.4 गीगाहर्ट्ज की, जबकि हमारी विजिबल लाइट जो है वो टेराहर्ट्ज में काम करती है, बहुत ज्यादा उसकी जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज्यादा, और जहां पर हायर बैंडविड्थ होती है वहां पर डेटा स्पीड भी हमको ज्यादा मिलती है। तो डेफिनेटली VLC जो है वो ब्लूटूथ से हमको बहुत ज्यादा अच्छी स्पीड जो है वो प्रोवाइड करेगा। और चौथा जो है स्टेटमेंट, दैट इज VLC हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस VLC में नहीं होता। VLC बिल्कुल आप ये मानिए कि हमारी ट्यूब लाइट है या हमारा बल्ब है, एलईडी बल्ब है। एलईडी बल्ब से जो लाइट आ रही है उससे उस पर आसपास कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट अगर हमारा पड़ा हो, सपोज हमारा CRT मॉनिटर पड़ा हो, पुरानी जो टीवी होती थी CRT वाली, वैसी कोई टीवी पड़ी हो, या और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट पड़ा हो, हमारी जो लाइट आ रही है उस पर कोई इंफेक्ट नहीं आता। जैसे लाइट आ रही है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, तो उस लाइट के साथ आने वाले डेटा पर भी उसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला।
तो ये चौथा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि किसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है वो हमको यहां देखने को नहीं मिलेगा। तो 1, 3 एंड 4 हमारे सही आंसर हो जाते हैं, जो कि हमारा सी ऑप्शन है 1, 3 एंड 4 वाला। तो अगर आपको सेकंड स्टेटमेंट एग्जैक्टली पता हो कि ये गलत आंसर है तो आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा करके अपना आंसर निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में। कार्बन नैनो ट्यूब एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल होती चली जा रही है। डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजेस जो है वो अब होते चले जा रहे हैं इसके। हालांकि ये कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि पिछले 1 साल या 2 साल में इन्वेंट हुई हो, पिछले लगभग 15 से 20 सालों से हम इसको देखते आ रहे हैं। इंडिया में भी लगभग 10 से 15 सालों से इंडिया में भी काफी ज्यादा अपने पांव पसार रही है ये टेक्नोलॉजी। बट स्टिल क्वेश्चन इस पे पूछा गया, जैसा मैंने आपको बताया यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल थी कि क्या पता 4 अक्टूबर को पेपर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसी वजह से ऐसा क्वेश्चन जो है बनाया गया। तो कार्बन नैनो ट्यूब के पर्टिकुलर कुछ प्रॉपर्टीज पर लेकर के उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। पहला स्टेटमेंट है दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल ये काम कर सकती है। कार्बन नैनो ट्यूब को बहुत छोटा वैसे भी होती है वो ऑलरेडी, उनको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा सकता है और बहुत सारे काम करवाए जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम ड्रग्स और एंटीजेंस की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करने का काम भी कर सकती है। बहुत सारी चीजें जो है वो इससे करवाई जा सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है बेसिकली ये। They can be made into artificial blood capillaries for an injured part of the human body। बिल्कुल ये काम तो हो ही रहा है। जब भी हमारी कोई वेन जो है, नस जो है वो कट जाए बॉडी के अंदर, कहीं भी ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो रुक जाए या नहीं हो पा रहा हो किसी भी बॉडी के पार्ट तक, किसी भी टिश्यू तक या किसी भी सेल तक, तो हम कार्बन नैनो ट्यूब को एक वेन की तरह शेप में ढाल करके वहां पर ब्लड के कैरियर के रूप में काम में ले सकते हैं। ये सिंपल सा एप्लीकेशन है कार्बन नैनो ट्यूब का। तो ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से सही है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तीसरा, दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर। बिल्कुल सेंसर की तरह इनको काम में लिया जा सकता है, खासतौर से बायोकेमिकल के सेक्टर में इनको सेंसर की तरह काम में लिया जा सकता है। एंड फोर्थ वन इज कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल। बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल होती है ये। नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर ये होती तो हम इनको एनवायरमेंटल पर्पजेज में यूज नहीं करते। और खासतौर से जब हम आज के जमाने में, आज के एरा में जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तब ऐसी टेक्नोलॉजी को वैसे भी नकार दिया जाता है अगर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती तो ये बायोडिग्रेडेबल है, बिल्कुल है। और इसी वजह से हमारा आंसर हो जाता है, चारों ऑप्शन सही है तो 1, 2, 3 एंड 4 डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर हो जाता है। 1, 2, 3 एंड 4 जो है, जो कि डी ऑप्शन है, वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, ड्रोन के ऊपर है। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो एक कॉमन सेंस वाला आदमी भी कर सकता है, जिसने ड्रोन्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, ड्रोन्स के बारे में कुछ नहीं जानता, टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानता, बट स्टिल अगर सिर्फ न्यूज़पेपर भी पढ़ता है तो वो समझ सकता है कि ड्रोन जो है वो ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। पहला काम क्या है, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन ए क्रॉप फील्ड। ये काम कर सकता है ड्रोन। हमारा मतलब शादियों में आजकल ड्रोन उड़ते हैं, वो जैसे कैप्चर करता है इमेजेस को, उसी के अंदर पेस्टिसाइड्स डाल दो, वो खेत के ऊपर घूम के आ जाएगा। डेफिनेटली वो पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर सकता है, तो ये काम तो कर ही सकता है, वो पहला काम तो कर ही सकता है। दूसरा है इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोज। एक्टिव वोल्केनोज के ऊपर जाकर के हम नहीं देख सकते, लेकिन ड्रोन काफी ज्यादा ऊपर से जाकर के वहां की एक्टिविटीज को कैप्चर कर सकता है। तो ऐसे तो हमारे ड्रोन वैसे भी करते ही है, कोई शादियों में भी करते हैं, तो वहां क्रेटर पर भी जाकर के कर सकते हैं। डेफिनेटली ये काम भी हो सकता है। कुछ बच्चों को जो कंफ्यूजिंग लग रहा था वो तीसरा था, थर्ड वन जो था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था कि कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस। किसी एक वेल जो है, वेल मछली जो है जो कि घूमती रहती है, उस घूमती हुई मछली के ऊपर से उसके ब्रेथ सैंपल को, मतलब जो वो एक्सेल इनहेल कर रही है, वो जो ब्रेथिंग जो हो रही है उसके अंदर, उसके सैंपल्स को कलेक्ट करके लेकर के आना, ये काम भी बिल्कुल ड्रोन कर सकता है। ड्रोन, हम उसके पास जाएंगे शिप लेकर के तो वो और डर जाएगी बेचारी वेल, लेकिन वो ड्रोन जो है वो जाकर के उसके इनहेल एक्सेल का जो सैंपल लेना है, कलेक्ट करना है, वो काम कर सकता है। तो तीसरा काम भी हो सकता है। तीनों स्टेटमेंट जो है वो हो सकते हैं। तो हमें ये पूछा गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि सक्सेसफुली कैरिड आउट हो सकती है ड्रोन के द्वारा, मतलब ड्रोन कौन से काम सफलतापूर्वक कर सकता है। तीनों काम कर सकता है, तो यहां पर भी हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। तीनों काम जो है वो ड्रोन किया कर सकता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। इसमें आपने ड्रोन्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन लाइफ में ड्रोन तो देखे ही है, कहीं ना कहीं शादी में भी देखे हैं, भू भू करके उड़ते रहते हैं भंवरे की तरह। तो बस उन्हीं ड्रोन्स
के ऊपर ये सारा एप्लीकेबल करके देखना था कि ये हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तीनों काम जो है वो ड्रोन कर सकता है। नॉर्मल सा ड्रोन जो आप शादी में देखते हैं वो भी ये काम कर सकता है। सिर्फ सेंसर्स डिप्लॉय करने की जरूरत है उसके ऊपर, वो सारे काम करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। यह क्वेश्चन मैं मानता हूं कि करंट अफेयर से एसोसिएट होकर के क्वेश्चन जो है वो आया है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो यहां पर पूछा गया। यूपीएससी जनरली ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछती है, कुछ ना कुछ एक स्टेटमेंट जो है वो बहुत टेढ़ा आड़ा टेढ़ा देती है जो कंफ्यूज करता है, लेकिन यहां पर बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट्स जो है वो दिए गए हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली हमारा जो आजकल जो पिछले 8-10 सालों में जो क्रिप्टो करेंसी जो देखने को मिल रही है, वहां वो लोग जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ही यूज कर रहे हैं। वो बेसिकली डेटा के ब्लॉक्स होते हैं, उनको हम कनेक्ट कर देते हैं एक चेन के रूप में, तो उसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इंटरनेट पर जो डेटा के ब्लॉक्स होते हैं उनको एक चेन के रूप में कनेक्ट कर देते हैं, वो होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो देखना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स। बिल्कुल सही बात है, बिटकॉइन के मामले में ऐसा ही होता है, सब लोग इसको देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नो सिंगल यूजर कंट्रोल, कोई एक यूजर जो है वो इसको कंट्रोल नहीं करता, जैसा कि क्रिप्टो करेंसी में होता है। क्रिप्टो करेंसी में यह टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होती रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी हम इसको मान रहे हैं, बहुत ज्यादा रिलायबल टेक्नोलॉजी ये है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। आप वैसे भी जानते हैं ऐसा जब भी एक्सट्रीम सेंटेंस आता है ओनली ओनली वाला, वैसा सेंटेंस जनरली गलत होता है, और यहां पर भी यह बात बिल्कुल गलत कह रहा है कि क्रिप्टो करेंसी वाला ही काम सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर सकती है, ऐसा नहीं है। 2016 में इवन दैट रशिया ने कहा था कि हम हमारा जो गवर्नेंस वाला काम जो है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू स्टार्ट करेंगे। मतलब जो हम देखते हैं ना भारत में भी, जैसा ई गवर्नेंस वाला पार्ट जो अभी काफी ज्यादा इवॉल्व हो रहा है, जो गवर्नेंस वाला पार्ट है, रशिया ने कहा है कि हम हमारी जो ई गवर्नेंस वाला पार्ट जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हो, ये और भी दूसरे बहुत सारे काम जो है वो कर सकती है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को गलत देखोगे और फर्स्ट को सही देखोगे, तो ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो 2 ऑप्शन ही आपके सामने बच जाते हैं। तो थर्ड भी हम देख लेते हैं क्या है। एप्लीकेशंस दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबडीज परमिशन। बिल्कुल, एनीबडीज परमिशन, किसी की भी परमिशन के बिना भी हम जो है वो ब्लॉकचेन पर डिपेंडेंट एप्लीकेशंस जो है वो बना सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारे सामने सही हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। अगेन डी ऑप्शन जो है, सारे डी ऑप्शन ही सही हो रहे हैं कब से, तो डी ऑप्शन जो है 1 and 3 ओनली, वो हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अगेन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमको देखने को मिल रहा है, और बेसिकली लीसा, इवॉल्व्ड लीसा जो है उस पर क्वेश्चन आया है। ये लीसा जो हमारा लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेक्ट्रम एंटीना जो है, लेजर इंटरफेरेंस स्पेक्ट्रम एंटीना, जो कि हमारे अर्थ के चारों तरफ लगाए जा रहे हैं, उस पर क्वेश्चन है कि 3 जो है, ये बेसिकली पूरा स्टेटमेंट जो है कि द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल दैट हैज साइड्स 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग विथ lasers shining between the craft. The experiment in question refers to. अब ये बेसिकली आपने अगर इवॉल्व्ड लीसा के बारे में पढ़ा है तो सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा, अगर आपने उसके बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ये स्टेटमेंट पढ़ते ही दिमाग में इवॉल्व्ड लीसा ही आएगा कि ये जो लीसा के जो एंटीनाज हैं वो यहाँ पर अर्थ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर इक्विलैटरल ट्राइंगल के रूप में इस तरीके से लगाए जाएंगे, जिसकी कि एक आर्म जो है वो लगभग 1 मिलियन किलोमीटर की होगी, 10 लाख किलोमीटर की होगी, और ये अर्थ के चारों तरफ कुछ इस तरीके से इक्विलैटरल ट्राइंगल में लगेंगे तीनों स्पेसक्राफ्ट। तो इवॉल्व्ड लीसा अगर आपने करंट अफेयर्स में थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा है, 2 मिनट का टाइम भी दिया है, तो यह क्वेश्चन जो है वो आसानी से हो सकता था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये बेसिकली कुछ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो हम बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, करंट अफेयर से ज्यादा एसोसिएटेड नहीं है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल और इनके बारे में पूछा गया है, वो जो नॉर्मल सा हम बायोटेक्नोलॉजी में देखते हैं वही सब कुछ है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। बिल्कुल, जेनेटिक चेंजेस जो है वो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट के एग्स या स्पर्म्स में किए जा सकते हैं।
अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। बिल्कुल, एक बच्चा जो पैदा होने वाला है उसके पैदा होने से पहले भी हम उसके जीनोम को एडिट कर सकते हैं, जीनोम एडिटिंग जिसे हम कहते हैं वो किया जा सकता है। एंड थर्ड इज सेइंग ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ अ पिग। अब यहां पर तीसरा स्टेटमेंट जो है वो वैसे सही है, मैं आपको बता रहा हूं, बट बच्चों को कंफ्यूज कर रहा था कि सर पहला और दूसरा तो फिर भी लग रहा था कि हाँ पहला सही है दूसरा सही है, बट तीसरा जो है कि क्या ये प्लूरिपोटेंट सेल जो है वो पिग के अंदर भी इंजेक्ट किए जा सकते हैं एम्ब्रियो के अंदर? हाँ बिल्कुल किए जा सकते हैं, बट अगर आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी लगाते तब भी आप देखिए 1 and 2 आपको दिख रहा है यहां पर, बाकी कहीं भी 1 and 2 साथ में नहीं दिख रहा है, तो 1 and 2 सही है तो 3 भी सही होना ही पड़ेगा ऑप्शंस का जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से। अगेन हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी। आप बोलोगे सर आप सब कुछ डी 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 ही कर रहे हो, अभी तक जितने क्वेश्चन किए हमने 8 क्वेश्चंस में डी ही हमको दिख रहा है, बट क्या करें यूपीएससी का एडजस्टमेंट ही ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन्स? न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन्स जो है वो करंट अफेयर्स में हमारे थे। अगेन ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, और यहां पर देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एज वेल एज मेनिंगिटीज एंड सेप्सिस। ये सही है, मेनिंगिटीज सेप्सिस के खिलाफ भी इस वैक्सीन को यूज किया जा सकता है निमोनिया के अलावा। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। बिल्कुल, ड्रग रेजिस्टिंग बैक्टीरिया की वजह से जो डिपेंडेंस हो रहा है हमारा एंटीबायोटिक्स पर उसको कम किया जा सकता है इसको यूज करके, इस वैक्सीन को यूज करके। तो सेकंड स्टेटमेंट भी काफी हद तक सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है दीज वैक्सीन्स हैव नो साइड इफेक्ट्स एंड कोज नो एलर्जिक रिएक्शन। ऐसा होता तो सब जगह यही वैक्सीन यूज आ रहे होंगे, फालतू के जो दूसरे हम एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं फिलहाल उनको क्यों यूज करते हैं? ये स्टेटमेंट गलत है। इसके बिल्कुल एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो हमको देखने को मिलती है, कुछ लोगों के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस हमको देखने को मिलती है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो तीसरे को अगर आप हटाओगे तो 1 and 2 ओनली जो ऑप्शन है आपके सामने वो आपका सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in India the term public key infrastructure is used in the context of। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो जनरली हमको करंट अफेयर्स में तो देखने को नहीं मिलता है, प्लस किसी टेक्स्ट बुक में भी देखने को नहीं मिलता। कोई टेक्स्ट बुक जो है वो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करती है, बट कभी कभी कहीं कहीं हमको न्यूज एडिटोरियल्स में या साइंस एंड टेक का स्पेशली कुछ होता है उसके अंदर पीकेआई जो है वो देखने को मिल जाता है। और ये पीकेआई बेसिकली डिजिटल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ना तो ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अगर आपने थोड़ा भी न्यूज़पेपर को ढंग से पढ़ा तो फूड सिक्योरिटी का पीकेआई से कोई लेना देना नहीं, हेल्थ केयर एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं, टेलीकम्युनिकेशन का तो फिर भी लेना देना हो सकता है क्योंकि वो डिजिटल में आता है, बट ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई लेना देना नहीं। तो सिंपल सा एक हमारा जो एक इंट्यूशन वाला पार्ट होता है नॉर्मली न्यूज़पेपर पढ़ने से जो बन जाता है, उससे भी हम कह सकते हैं कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। इन तीनों से इसका कोई लेना देना है ही नहीं, ये दूर दूर तक इनसे कुछ भी लेना देना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट सेल एनिमल सेल। ये बेसिक जनरल जो हमारी साइंस होती है उससे क्वेश्चन है, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। इतना सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट फिर भी आप लोगों के लिए एडवांटेज कि आप लोगों से इतना सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। प्लांट सेल्स हैव सेल्यूलोज सेल्स वॉल्स व्हाइल एनिमल सेल्स डू नॉट। बिल्कुल सही बात है, प्लांट सेल्स में सेल्यूलोज होता है जिससे कि हम पेपर बनाते हैं, हमारे अंदर नहीं होता, वरना हम खुद को भी मार मार के पेपर बना रहे होते। हम पेपर के लिए पेड़ों को काटते हैं क्योंकि उनके पास सेल्यूलोज होता है, हमारे पास नहीं होता, एनिमल्स के पास नहीं होता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू। एनिमल सेल्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लांट सेल्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। दोनों में हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो देखने को मिलता है। नॉर्मल सा जो हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसके अंदर ये सारी चीजें हम देखते हैं, एक बड़ा सा डायग्राम बना करके पढ़ते हैं। जो मैच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल while an animal cell has many small vacuoles। ये भी बिल्कुल सही बात है, एक बड़ी सी वैक्यूल जो है, अगर मैं सेल की बात करूं तो एक बड़ी सी वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल्स में हमको देखने को मिलती है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर, ये अगर एक एनिमल सेल है तो इसके अंदर छोटी छोटी वैक्यूल्स जो है वो हमको देखने को मिलती है, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। हम जब जनरल साइंस में पढ़ते हैं इस चीज को, तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो दूसरा गलत है, 1 and 3 जो है वो सही है, और ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाता है 1 and 3 ओनली। सेकंड जो है
वो हमारा गलत हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, IAEA सेफगार्ड्स जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जनरली हम साइंस में इसको नहीं देखते हैं, बट ये IAEA सेफगार्ड्स जो है वो इंपोर्टेड यूरेनियम के लिए होते हैं, इंपोर्टेड यूरेनियम के लिए होते हैं, इसीलिए कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर हम IAEA सेफगार्ड्स देखते हैं, कुछ पर नहीं देखते, क्योंकि वो डोमेस्टिक सप्लाई पर काम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा बी होता है, क्योंकि कुछ इंपोर्टेड यूरेनियम होते हैं जो कि IAEA सेफगार्ड्स पर काम करते हैं, मतलब वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वो IAEA सेफगार्ड्स पर काम करते हैं क्योंकि वो इंपोर्टेड यूरेनियम को यूज कर रहे हैं, और कुछ डोमेस्टिक सप्लाईज पर काम कर रहे हैं, इसलिए वो IAEA की जो सेफगार्ड्स हैं उन पर काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमको कुछ पर IAEA सेफगार्ड देखने को मिलता है, कुछ पर नहीं देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर होता है यहां पर बी। नेक्स्ट वन, सॉरी वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। देन लास्ट वन, सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विथ रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बेसिकली देखा जाए तो जनरल साइंस का क्वेश्चन है, वाटर पंप से रिलेटेड इसका या सोलर वाटर पंप से रिलेटेड इसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है रोल। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, देखिए चलिए पहले पढ़ लेते हैं। सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप। सरफेस पंप मतलब जो सतह से पानी को उठाते हैं वो वाले, और सबमर्सिबल पंप जो ट्यूबवेल जनरली हमारे होते हैं, बोरवेल जो होते हैं, उनके अंदर से पानी निकालने का काम करते हैं। तो ये कह रहा है कि सोलर पावर जो है वो सरफेस पंप्स के लिए यूज हो सकती है, सबमर्सिबल पंप्स के लिए यूज नहीं हो सकती। अब यहां पर एक सिंपल सी चीज देखिए, सोलर वाटर पंप जो है वो बेसिकली सोलर एनर्जी से ही चलते हैं। सोलर एनर्जी बेसिकली क्या होती है, फोटोवोल्टेइक एनर्जी होती है, जिसको कि हम पहले करंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सा ये देखिए कि हर वो काम जो करंट वाले पंप कर सकते हैं वो सोलर वाटर पंप भी कर सकते हैं। जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई देकर के जो जो काम पंप से करवा सकते हैं, क्या हमारा सबमर्सिबल पंप सप्लाई देकर के काम नहीं करता है? बिल्कुल करता है। तो सोलर एनर्जी भी तो वही कर रही है। सोलर पैनल जो है वो बेसिकली उस फोटोवोल्टेइक एनर्जी को या लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और वही इलेक्ट्रिक एनर्जी उन पंप्स को चलाने में काम आ रही है। तो कोई सा भी पंप हो, सरफेस वाटर पंप हो या सबमर्सिबल पंप हो, दोनों में काम कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट दी वंस विथ पिस्टन। अगेन वही चीज आपको देखनी है कि इलेक्ट्रिसिटी जो जो काम कर सकती है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी भी वो काम कर सकती है, और इलेक्ट्रिक पंप जो होते हैं हमारे वो दोनों को ही चला सकते हैं, सोलर पंप भी हमारे दोनों को ही चला सकते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत होते हैं, इसलिए अगेन हमारा आंसर होता है डी, विच इज नाइदर वन नॉर टू, ना तो एक ना ही दो, दोनों स्टेटमेंट जो है वो यहां पर गलत साबित होते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा एनालिसिस था साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस का, जो कि अभी 4 अक्टूबर को 2020 का जो पेपर हुआ था हमारा यूपीएससी का, उसके अंदर पूछे गए थे। ऐसे ही आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के एनालिसिस जो है वो आपको मिलते रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की फैकल्टीज के साथ में। मैं साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का वीडियो जो है वो आपको मेरा मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे इस साल एस्पिरेंट्स थे, जिन्होंने इस साल एग्जाम दिया है, उनके लिए भी ये काफी ज्यादा कारगर होगा, और जो फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस की आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर 2021 में या 2022 में या फर्दर जो है वो एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू बच्चों।